नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल वैकेंसी लवर में। तो दोस्तों, आज से हम अपना असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं। और दोस्तों, ये आपका सेट 1 है। और दोस्तों, आज से आपको डेली एक वीडियो मिलेगी असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की साइंस के लिए। और अगर आप हेड रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों, हमारा डेली हमारे चैनल पर आपके हेड रेडियो ऑपरेटर की साइंस एंड आपके असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की साइंस एंड आपकी वर्कशॉप स्टाफ की भी मैंने साइंस की वीडियो डेली स्टार्ट कर दिया है। डेली आपके 3 प्रैक्टिस सेट होते हैं साइंस के। तो दोस्तों, इनको आप ज़रूर अटेम्प्ट करिए। और दोस्तों, आप कमेंट में स्कोर भी बताना, आपका कितना स्कोर बन रहा है। और दोस्तों, आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, क्योंकि दोस्तों अभी रिसेंटली आपकी डेट देखने को मिलेगी, एग्ज़ाम डेट। क्योंकि दोस्तों अभी ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट अभी नहीं आई है। इस वजह से आप लोग परेशान हो रहे हैं कि सर एग्ज़ाम डेट क्या होने वाली है। तो दोस्तों, जल्दी आपको डेट देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों अभी रनिंग में क्या है कि आपकी यूपीएसआई की वैकेंसी में जो आपकी फिजिकल वगैरह है वो अभी क्लियर होते ही आपको रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा ही बचेगी भर्ती बोर्ड के पास, जो कि उनको कंडक्ट करानी है। ठीक है दोस्तों, तो आपको जल्दी ही डेट देखने को मिलेगी। तो लगे रहिए तैयारी में। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। उससे पहले देख लेते हैं कि आपके जो आपका असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के लिए जो साइंस का पोर्शन है उसमें आपके कितने चैप्टर आने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, इसमें आपके टोटल 14 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि भर्ती बोर्ड ने पहले से ही डिसाइड कर रखे हैं। और इन्हीं से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो इन्हीं को आप अच्छे से पढ़ लेना। और जिसमें कि आपके भौतिक जगत तथा मापन हो गया पहला चैप्टर, दूसरा हो गया आपका शुद्ध गतिकी, तीसरा हो गया गति के नियम, चौथा हो गया कार्य ऊर्जा और शक्ति, पांचवा हो गया गुरुत्वाकर्षण, छठा हो गया शुद्ध स्थिर विद्युत की, सातवां हो गया विद्युत विभव, और आठवां हो गया विद्युत धारा, और नौवां हो गया विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, और 10वां चैप्टर हो गया वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, 11वां हो गया वैद्युत चुंबकीय तरंगें, और 12 नंबर चैप्टर आपका इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, और 13 नंबर चैप्टर संचार व्यवस्था प्रणाली, और 14वां चैप्टर आपका प्रकाशिकी। दोस्तों, इनसे आपके जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो दोस्तों आपके 10th लेवल के ही रहेंगे। ज़्यादा डीपली साइंस नहीं आती है आपकी असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर में। हालांकि अगर आप हेड रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, वहाँ पर आपको 12th लेवल की साइंस देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, और उसके मैं उसका प्रैक्टिस सेट भी मैंने इसी वजह से उसमें ज़्यादा मैं न्यूमेरिकल टाइप ही रखता हूँ। और दोस्तों, वो अच्छे लेवल के वहाँ पर क्वेश्चन आएंगे आपके हेड रेडियो ऑपरेटर में। और दोस्तों, अब चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका दिया गया है प्रदीप्त यानी कि इल्यूमिनेशन की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। यानी कि आपको प्रदीप्ति का मात्रक बताना है, प्रदीप्त को किस में नापते हैं। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लक्स मीटर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि मिली वोल्ट मीटर तो आपको जो बहुत कम परास की जो आपकी वोल्टेज होती है उसको नापते हैं। दोस्तों, स्ट्रोबोस्कोप जो होता है उससे आपकी आवर्तित गति नापते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपको पीएच मीटर से आपके आम्ल और क्षार की वो सांद्रता नापते हैं। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। दोस्तों, ये आपको हर किसी को ये क्वेश्चन पता होगा। दोस्तों, आपकी दूरी को प्रकाश वर्ष के द्वारा मापते हैं। और दोस्तों, एक मात्रक होता है दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष में दोस्तों इसको इंग्लिश में लाइट ईयर बोलते हैं। यानी कि एक लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होते हैं। ठीक है दोस्तों, या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि एक लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं 43 ऑप्शन पर। गिरते हुए नारियल में होती है। तो दोस्तों, इसमें आपको आंसर देना है 43 नंबर क्वेश्चन का। यानी कि गिरते हुए नारियल में किस तरह की ऊर्जा होती है। तो दोस्तों, क्योंकि इसमें नारियल अगर गिर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ वेग जरूर होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वजह से इसमें आपकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। और गतिज ऊर्जा को K इज इक्वल टू ½ mv² से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv²। अब चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। फिडेलिटी रेडियो रिसीवर का पुनरुत्पादन करने की क्षमता है। दोस्तों, इसमें फिडेलिटी को आपको बताना है। तो दोस्तों, आपका जो रेडियो रिसीवर होता है
वो उसकी क्षमता को फिडेलिटी में नापते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब रेडियो रिसीवर की जो क्षमता होती है उसको फिडेलिटी में नापते हैं उसकी क्षमता को, और जिससे वो मूल जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है उसमें जो जितने भी घटक आपके उपस्थित होते हैं और उसकी हार्मोनिक आवृत्ति दोनों शामिल होती हैं, यानी कि उसकी मौलिक आवृत्ति और हार्मोनिक आवृत्ति दोस्तों दोनों ही शामिल होती हैं आपकी फिडेलिटी में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों दोबारा समझिए, मतलब जो आपकी फिडेलिटी होती है और मतलब आपका जो रेडियो रिसीवर होता है उसमें जो फिडेलिटी जो होती है उसमें आपकी मौलिक आवृत्ति और आपकी हार्मोनिक आवृत्ति दोनों ही इंक्लूड रहती हैं। ठीक है, फिडेलिटी में। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखना। अब चलते 45 नंबर क्वेश्चन पर। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से होकर 200 माइक्रोवेबर का फ्लक्स प्रवाहित होता है, तो फ्लक्स घनत्व कितना है? दोस्तों आपको फ्लक्स घनत्व बताना है यहाँ पर। तो दोस्तों आई थिंक अब आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि आपका दो यहाँ पर क्वांटिटी आपकी दी गई है, जिसमें आपका एक तो चुंबकीय फ्लक्स दिया गया है 200 माइक्रोवेबर एंड आपका एक क्षेत्रफल दिया गया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और आपका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व पूछा है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि फ्लक्स घनत्व जो होता है वो B = φ/a होता है, जहाँ पर फाई आपकी क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है, और जो कि इसमें क्वेश्चन में दिया गया है 200 माइक्रोवेबर। तो दोस्तों माइक्रोवेबर को वेबर में चेंज करने के लिए 200 × 10⁻⁻6 वेबर हो जाएगा। और दोस्तों जो आपका क्षेत्रफल दिया गया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 2 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आप बात करते हैं आपके फ्लक्स घनत्व की, तो B = φ/a जो कि आपका फार्मूला है, एंड आपका B जब इसमें मान वैल्यू पुट करेंगे तो दोस्तों कुछ इस तरह से बनेगा, एंड जो आपका आएगा वो आपका 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और दोस्तों एक चीज़ आपको पता होगी कि 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर = 1 टेस्ला होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों आप देखिए आपका 46 नंबर क्वेश्चन, जो जिसमें आपका दिया गया है एक चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय विभव को डैश पद में नापा जाता है, यानी कि आपको चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय विभव को किस में नापा जाता है, आपको मात्रक बताना है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये आपका मैग्नेटिक यानी कि MF होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और एक मैग्नेटिक मोटिव फोर्स = आपका होता है N × I। दोस्तों यहाँ पर N है आपकी नंबर ऑफ टर्न्स एंड I आपकी होती है प्रवाहित धारा, यानी कि आपकी करंट। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन मतलब ज़्यादा कठिन तो नहीं है, लेकिन अगर एक बार आप प्रैक्टिस में लाएंगे तो दोस्तों आप इन क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व भी कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि आप मैथ, रीजनिंग और GS में जितना अच्छा स्कोर कर लेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। अब बात करते हैं आपके 47 नंबर क्वेश्चन की। प्रसारण के समय रेडियो तरंग का पथ किस पर डिपेंड करता है? दोस्तों आपको बता दें, प्रसारण जब मतलब कम्युनिकेशन होता है, ट्रांसमिशन के समय जो आपका रेडियो तरंग का जो पाथ होता है वो दोस्तों सबसे पहले तो आपका डिपेंड करता है आपके संचारण के प्रकार पर, एंड दूसरा डिपेंड करता है आपके एंटीना के उपयोग पर, मतलब एंटीना का पूरा उपयोग हो रहा है या नहीं, और तीसरा करता है उपयोग की गई आवृत्ति पर। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये तीनों का यूज होता है वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, आप चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग क्या है? तो दोस्तों आपका जो प्रकाश का वेग होता है ना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यही आपका विद्युत चुंबकीय तरंगों का भी वेग होता है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलते हैं आपका एम्पलीफायर का यूज क्या है, यानी कि उसका उद्देश्य क्या होता है एम्पलीफायर का। तो दोस्तों आपको पता है कि एम्पलीफायर एक ऐसी युक्ति है जो किसी विद्युत सिग्नल को मान बदल दे, यानी कि विद्युत संकेत का मान बड़ा कर दे, या विद्युत संकेत विभवांतर मतलब चाहे आपका वोल्टेज हो या करंट के रूप में हो सकता है, मतलब उसके
मान को प्रवर्धित कर दे। ठीक है दोस्तों, यानी कि एम्पलीफाई कर दे, उसी को एम्पलीफायर बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगत संकेतों की, यानी कि आपका जो इनपुट सिग्नल होगा, शक्ति या धारा अथवा वोल्टेज को बढ़ाना। ठीक है दोस्तों, यानी कि इनपुट वोल्टेज को या फिर इनपुट जो भी आपकी करंट होगी उनको एम्पलीफाई कर देता है आपका एम्पलीफायर। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पर। प्रत्यावर्ती धारा की माप किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों आपको जो अल्टरनेटिव करंट होती है उसकी माप बतानी, किस में नापते हैं उसको। तो दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा का मापन जो होता है ना, वो प्रेरण एमीटर द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको प्रेरण एमीटर का ही यूज होता है। अब बात करते हैं आपके 51 नंबर क्वेश्चन की। दोस्तों एक जनरेटर रूपांतरित करता है। तो दोस्तों ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है आपका जनरेटर। और दोस्तों अब चलते हैं आपके 52 नंबर क्वेश्चन पर। फाइबर ऑप्टिक संचार में संचारण का मूल सिद्धांत किस पर डिपेंड है? दोस्तों आपका TIR पर डिपेंड करता है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। अब बात करते हैं आपके 53 नंबर क्वेश्चन पर। एक लटकते कालीन को डंडे से पीटने पर उससे धूल के कणों का बाहर निकलना, यह प्रक्रिया उपयुक्त उदाहरण है। दोस्तों आपका जो जड़त्व का नियम होता है ना, उसी पर ये डिपेंड होता है। और आपका जड़त्व का नियम कौन सा होता है? न्यूटन की गति का पहला नियम। तो दोस्तों आपका ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि क्योंकि दोस्तों जब कोई मान लो ये चादर है, इसमें कुछ धूल के कण कहीं ना कहीं होंगे, और जब इसको डंडे से पीटेंगे ना, तो दोस्तों ये चादर तो अपने स्थान से हट जाएगा, लेकिन वो जो धूल के कण होंगे ना, वो इतनी जल्दी से मूव नहीं कर पाएंगे। इस वजह से वो वहीं पर रह जाते हैं और इस वजह से वो वहाँ से निकल जाते हैं। तो ये जड़त्व के नियम के कारण ही होता है। अब चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पर। 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार 30 मीटर पर सेकेंड की चाल से गति कर रही है। इसे रोकने के लिए ब्रेक लगाए जाते हैं। यदि टायर तथा सड़क के बीच घर्षण बल 5000 न्यूटन है, तो कार को रोकने में समय कितना लगेगा? ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं इसमें आपकी क्या क्या क्वांटिटी दी गई है और क्या पूछी गई है। चलिए उसको कैमरे में अच्छे से आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों इसमें आपका बल दिया गया है, यानी कि बल F इज इक्वल टू 5000 न्यूटन। एंड आपका वेग दिया गया है B इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। एंड आपका द्रव्यमान दिया गया है M इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसमें आपको एक फार्मूला लगाना है, P इज इक्वल टू M इंटू V, जो कि आपका संवेग होता है ना, वो द्रव्यमान इंटू वेग के बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ से एक फार्मूला आपको निकलेगा, एम बी इज इक्वल टू F इंटू टी भी होता है, यानी कि बल इंटू समय। तो दोस्तों यहाँ से अगर आपको समय अगर आपसे पूछा जाए, तो दोस्तों टी की वैल्यू निकालने के लिए आपको एम बी अपान एफ करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो टी इज इक्वल टू एम बी अपान एफ करेंगे, तो दोस्तों 1000 इंटू आपका 30/5000 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका 5 बार कटेगा और ये आपका 6 बार कटेगा। तो दोस्तों टी इज इक्वल टू जो आपका आएगा वो सेकेंड में ही आएगा। ठीक है दोस्तों, टी इज इक्वल टू 6 सेकेंड। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार होगा। दोस्तों पृथ्वी के केंद्र पर मतलब आपको भार बताना है। तो दोस्तों अगर मान लो आप पृथ्वी के केंद्र पर यहाँ पर पहुँच जाओगे, तो वहाँ पर आपका जी तो जीरो हो जाएगा ना, गुरुत्वीय त्वरण तो जीरो हो जाएगा किसी भी केंद्र पर। तो दोस्तों आपका भार जो होता है W इज इक्वल टू एम इंटू जी होता है ना। आपका द्रव्यमान चाहे कितना भी हो, अगर मान लो जी जीरो हो गया, तो दोस्तों आपका W भी जीरो ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, करेक्ट। यानी कि किसी पिंड पर, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार जीरो होगा, क्योंकि वहाँ पर आपका गुरुत्वीय त्वरण जीरो हो जाता है। इनमें से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? दोस्तों आपकी जो बैटरी होती है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। अब चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पर।
80 किलोग्राम की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 50 सेकंड में उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति आपको बतानी है। तो दोस्तों इसमें मतलब कैमरा का यूज कर लेते हैं। तो दोस्तों ये कोई आपकी वस्तु है, यानी कि m = 80 किलोग्राम की, इसको आपको 10 मीटर ऊंचाई तक उठाना है, सॉरी 10 नहीं 40 मीटर ऊंचाई तक उठाना है। और क्योंकि दोस्तों अगर आप इस वस्तु को उठाएंगे तो इसमें मतलब स्थिति अभी तो ये स्थिति में है, मतलब विराम में है। अगर आपको यहाँ 40 मीटर तक की हाइट में उठाना है तो दोस्तों आपकी इसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो P = होता है W/T, यानी कि पावर जो शक्ति होगी वो आपकी कार्य समय के बराबर होती है। तो दोस्तों यहाँ पर कार्य क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा आपका mgh, यानी कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन ही आपका कार्य के बराबर होगा। तो दोस्तों P = m आपका है 80 और g आपका 10 दिया गया है, h है आपकी 40 और t आपका कितना सेकंड में उठा रहा है दोस्तों, 50 सेकंड में उठा रहा है। दोस्तों 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए एंड आप यहाँ से 8 से कट जाएगा तो 8 और 64 हो जाएगा, 640 आपका जूल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वो सॉरी जूल प्रति सेकंड, यानी कि जो शक्ति का मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड, यानी कि वाट, ये आपका वाट में आएगा, क्योंकि दोस्तों शक्ति आपको हमेशा जूल प्रति सेकंड या वाट में ही नापते हैं। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों कैमरा को डिसेबल कर देते हैं। आपका इसमें दिया गया है 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है एंड उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या है। दोस्तों इसमें आप हाफ के E=half mv² लगाएंगे दोस्तों, इसका आंसर आपका आ जाएगा। दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना, मैं वहाँ पर देखूँगा कितने बच्चों का मतलब किन कैंडिडेट का सही आ रहा है। दोस्तों अगर आपको ये मतलब समझ में आ रहा है दोस्तों प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करना, मतलब इस 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, तो दोस्तों अब चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में से किसका उपयोग एक सोलर सेल बनाने में नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों आपका जो सिलिकॉन होता है इसका भी यूज होता है सोलर सेल में, प्लेटिनम का भी होता है और जर्मेनियम का भी होता है, लेकिन जो आपका गैलियम है दोस्तों इसका यूज सोलर सेल में नहीं होता है, इस वजह से ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पर। आदर्श वोल्ट मापी का आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए। दोस्तों आपको वोल्टमीटर का जो आदर्श वोल्टमीटर होता है उसका आंतरिक प्रतिरोध आपको बताना है, क्योंकि दोस्तों इसका प्रतिरोध तो अनंत ही होना चाहिए, क्योंकि ये आइडियल कंडीशन में है। ठीक है दोस्तों, और यह विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर को नापने के लिए यूज होता है। तो दोस्तों ये आपके टोटल 40 क्वेश्चन, सॉरी टोटल आपके 20 क्वेश्चन थे, 20 में आपके कितने सही हुए वो कमेंट सेक्शन में बताना। एंड जो मैंने अभी 58 क्वेश्चन का आपसे आंसर पूछा है वो भी आप कमेंट सेक्शन में छाप देना। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। और अगर आप रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, वहाँ पर मैं इसकी PDF डाल दूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और डेली मैं प्रैक्टिस सेट कराता रहता हूँ, कल आपको दूसरा सेट मिलेगा।